नमस्कार विद्वान साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मूल अधिकारों के अंदर अनुच्छेद 19 से संबंधित जो आगे बचे हुए स्वतंत्रता के अधिकार हैं उनसे संबंधित हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने अनुच्छेद 19(1) के तहत जो स्वतंत्रता के अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं उनसे संबंधित डिस्कस की थी और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 19(1) अनुच्छेद 19(1) घ और च किस प्रकार से आगे हमें इसे अध्ययन करते चलेंगे। तो अनुच्छेद 19 के अंदर था, 19 में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित था, जिसका हमने पूरा विस्तृत रूप से वीडियो अपलोड कर दिया है। अब जो ये है 19(1) में यानी पहले विचार या अभिव्यक्ति की आजादी, उसके बाद में ख में है सभा या सम्मेलन करने की आजादी। इसके अंदर है सभा या सम्मेलन करने की आजादी। प्रत्येक नागरिक को आजादी है, यानी प्रत्येक नागरिक को ये आजादी है कि वो राज्य की सीमा के अंदर कहीं भी सभा कर सकता है और सम्मेलन कर सकता है। लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि ये सभा और सम्मेलन है ये शांतिपूर्ण होनी चाहिए, शांतिपूर्ण सभा और सम्मेलन होनी चाहिए। इनका इरादा है वो भी जो उद्देश्य है वो भी सही होना चाहिए, लोक कल्याणकारी से संबंधित होना चाहिए। यानी कि गलत इरादे से यदि कोई सभा की जाएगी, कोई सम्मेलन किया जाएगा या जो शस्त्र यानी हथियारों के साथ यदि कोई सभा या सम्मेलन किया जाएगा तो सरकार उस सभा या सम्मेलन को अनुमति नहीं देगी। और इस प्रकार से यदि कोई सभा की जा रही है, कहीं भी सम्मेलन किया जा रहा है अपने विचारों के प्रचार के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, नागरिक इसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन इस प्रकार से यदि गलत इरादे से, जैसे राष्ट्र की सुरक्षा का खतरा हो या कोई समाज के अंदर अनैतिक कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा हो या जो समाज के अंदर जो उच्च आदर्श हैं उन आदर्शों के विरुद्ध जाकर के किसी प्रकार का सम्मेलन किया जा रहा है या कोई सभा की जा रही है, तो उन पे सरकार प्रतिबंध लगाती है और वो धारा 144 और धारा 141 के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है संसद के द्वारा। यानी कि सभा एवं सम्मेलन करने की आज़ादी है प्रत्येक नागरिक को, लेकिन वो सम्मेलन शांतिपूर्ण होना चाहिए। यदि वो शस्त्रों से संबंधित हो, यानी कि यह संभावना है कि कोई विद्रोह भड़काया जाएगा या समाज के अंदर कोई एक अशांति स्थापित की जाएगी, अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है, तो संसद धारा 144 और धारा 141 के तहत इन पे प्रतिबंध लगाती है। धारा 144 और 41 के तहत इसमें है कि कोई भी 5 व्यक्ति है वो इकट्ठा एक जगह नहीं खड़े होंगे, तो इस प्रकार के हालात बनते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद में जो अगला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 19(1) के अंदर अब सभा एवं सम्मेलन के बाद में संघ और संगठन बनाने की आजादी है। संघ या संगठन बनाने की आजादी है। संघ या संगठन कि कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी नागरिक संगठन बना सकता है, संघ बना सकता है, कोई दल का निर्माण कर सकता है, कोई समितियों का निर्माण कर सकता है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। जितने जो राजनीतिक जो संगठन होते हैं, राजनीतिक जो दल बनते हैं, वो राजनीतिक दल हैं वो अनुच्छेद 19(1) के तहत ही बनते हैं। यानी अनुच्छेद 19(1) ये अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति अपना संगठन बना सकता है, अपना एक संघ बना सकता है, समितियों का निर्माण कर सकता है, समाज की भलाई के लिए, देश के उत्थान के लिए या लोगों के कल्याणकारी जो भावनाओं को तवज्जो देने के लिए। अब इसके अंदर जैसे आजकल जैसे सहकारी समितियां, जो सोसाइटी बोलते हैं, सहकारी समितियां और जो सोसाइटियों का जो निर्माण हो रखा है वो भी अनुच्छेद 1(1) में है। सहकारी समितियां और जो सोसाइटी हैं उनका जो निर्माण है वो भी अनुच्छेद 1(1) है। और वो 97वां संविधान संशोधन, 97वें संविधान के अंदर एक संशोधन किया गया था, संविधान संशोधन 2011, यानी कि 97वां संविधान संशोधन 2011 के संशोधन करने के बाद में
अनुच्छेद 19(1) के अंदर जो सहकारी जो समितियां हैं, सहकारी समितियों की स्थापना का रास्ता साफ हो गया। समितियों की स्थापना करने का जो विधेयक यानी ये संशोधन किया गया संविधान के अंदर। उसके बाद में जैसे अभी इसमें प्रतिबंध की बात है, तो प्रतिबंध व्यक्ति संगठन बना सकता है, संघ बना सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि व्यक्ति कोई आतंकवादी संगठन बना दे या कोई जो गैंग जो होती है गैंग बना दे, जो बदमाशों की होती है, जो गुंडों की गैंग होती है वो बना दे, तो वो भी इसके लिए प्रतिबंधित है। कोई आतंकवादी जिसका गैर इरादा हो देश को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो उन पर भी सरकार है वो प्रतिबंध लगा सकती है विभिन्न कानून यानी अधिनियमों के तहत। तो कानून अनुमति नहीं देती है कि गलत इरादे से कोई संगठन यानी गैंग बना दी जाए या आतंकवादी संगठन बना दिया जाए या इस प्रकार के एक कोई और गिरोह बनाया जाए जो देश के लिए खतरा हो, समाज के लिए खतरा हो, तो उनको प्रतिबंध किया जाता है अनुच्छेद इसके अंदर भी। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 19(1) के अंदर। अनुच्छेद 19(1) के अंदर राज्य सीमा के अंदर यानी भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, इस राज्य सीमा के अंदर भारत का नागरिक कहीं भी भ्रमण के लिए जा सकता है, यानी भ्रमण की आज़ादी है, घूमने की आज़ादी है, भ्रमण या घूमने की आज़ादी है भारत के नागरिक को। कोई भी भारत का जो कोई भी नागरिक है वो भारत की भौगोलिक स्थिति में यानी कि राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें कहीं भी घूमने जा सकता है, वो भ्रमण कर सकता है, कोई भी कानून उनको इसके लिए रोक नहीं सकता है। तो घूमने और भ्रमण करने से कुछ ऐसे सिस्टम है, कुछ ऐसे प्रतिबंध लगे हैं कानून के अंदर कि ऐसे क्षेत्र हैं जैसे अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं जहां आदिवासी लोग रहते हैं, जहां आदिवासी लोग निवास कर रहे हैं और उनको खतरा है कि उनकी भाषा, संस्कृति, जो लिपि है उनको जो खत्म होने का खतरा होता है। तो कोई भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति यदि उस अनुसूचित क्षेत्र में जाएगा जहां आदिवासी लोग रहते हैं तो उनकी जो अपनी निजता होती है, उनकी जो स्वतंत्रता होती है उस पर संकट खड़ा हो जाती है। तो इस प्रकार के क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाती है सरकार ने, प्रतिबंध लगाया है कि इस प्रकार के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वहां किसी भी नागरिक को बिना परमिशन के या वैसे घूमने की आज़ादी नहीं है। वो कुछ परिस्थितियों में अगर कोई व्यक्ति जाए तो परमिशन वगैरह लेके जा सकता है, अदरवाइज उनको पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं है, क्योंकि आदिवासी के अधिकारों का भी ख्याल रखा जाता है। या इसके बाद में जैसे कि कोई अपराधी है, अपराधी यानी अपराध में या कोई वेश्यावृत्ति में संलिप्त है, वेश्यावृत्ति में संलिप्त है, कोई भी नागरिक किसी अपराध में या वेश्यावृत्ति का जो पेशा धंधा है उसमें सम्मिलित है तो राज्य उन पर भी प्रतिबंध लगा सकता है, उनके घूमने की जो आज़ादी है उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, क्योंकि ये समाज के आदर्शों के विरुद्ध होते हैं, इसमें नैतिकता की भावना है वो स्थापित नहीं होती है। उसके बाद में अनुच्छेद 19(1) के अड़े में अनुच्छेद 19(1) अनुच्छेद 19(1) वो निवास की आज़ादी, निवास करने की आज़ादी, कि कोई व्यक्ति भारत के भौगोलिक क्षेत्र में, राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति कहीं भी निवास कर सकता है, उसको किसी भी आधार के ऊपर उसे प्रतिबंध नहीं किया जाएगा। तो भारत के अंदर कोई व्यक्ति है किसी स्टेट से संबंधित हो, वो किसी दूसरे राज्य में जाए, वहाँ एक दिन रहना चाहिए, निवास करना चाहिए स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से, तो वहाँ उनको परमिशन है, उनको कोई भी रोक नहीं सकता है। लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि निवास की आज़ादी और जो भ्रमण की आज़ादी है उनके प्रतिबंध सेम है। भ्रमण यानी निवास की आज़ादी, निवास स्थान की जो आज़ादी है वो उन जगहों में जहां अनुसूचित जो क्षेत्र हैं, जहां आदिवासी लोग रहते हैं, वहां निवास स्थान प्रत्येक व्यक्ति को करने नहीं दिया जाएगा, वहां भी प्रतिबंध है। और जो वेश्यावृत्ति और जो अपराधी प्रक्रियाओं में जो गतिविधियों के अंदर जो व्यक्ति संलिप्त है उनको भी इस निवास की हर जगह परमिशन नहीं दी जाएगी। और जिस प्रकार से जैसे कि किसी देश के अंदर
जैसे अभी भारत देश के अंदर कोविड महामारी का प्रकोप रहा था, तो कोविड महामारी के प्रकोप के अंदर वहां भी जो व्यक्ति कोविड 19 पॉजिटिव आ गया, जो व्यक्ति कोविड पॉजिटिव आ गया, तो उसके इन दोनों आजादियों को भी छीन लिया गया कि उस टाइम जो व्यक्ति कोविड था तो उनको भ्रमण की आजादी नहीं थी, उनको एकांतवास में उनको आइसोलेट कर दिया गया था, उन्हें घूमने की आजादी नहीं दी गई थी और न ही उनको उनके घर में निवास करने की आजादी दी गई थी। तो इन दोनों आजादियों को जो कोविड हुआ था उस टाइम छीन लिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया था, उस व्यक्ति को अलग कर दिया गया था। लेकिन उस आधार पर यह व्यक्ति कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता है कि उसकी घूमने की या निवास करने की आजादी छीन ली, क्योंकि वो एक नई प्रकार की विपरीत परिस्थितियां थी और जो राष्ट्र के हित के लिए ही वो करी गई थी। तो इस प्रकार से अब आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 19(1)(च) में, अनुच्छेद 19(1)(च) इसके अंदर आजादी है व्यापार और व्यवसाय करने की, प्रत्येक नागरिक को भारत की भौगोलिक स्थिति के अंदर व्यापार करने की आजादी है। वो व्यापार कर सकता है अपनी रोजी रोटी के, अपने जीविकोपार्जन के लिए, वो व्यवसाय कर सकता है, उसकी इस आजादी को कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन व्यापार और व्यवसाय ये भी ध्यान रखा जाएगा कि समाज के विरुद्ध, यानी समाज के अंदर ऐसा व्यापार या इस प्रकार का व्यवसाय तो नहीं हो रहा है जो समाज की जो भावनाएं हैं उनके विरुद्ध हो या लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो। जिस प्रकार से जैसे कि मांस से संबंधित है, मांस या मदिरा का जो व्यापार है, कोई लोग मांस का व्यापार करते हैं, मदिरा का व्यापार करते हैं, तो उन्हें भी व्यापार की आजादी में है, लेकिन वहां कुछ हद तक हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। हर जगह शराब बेचने की परमिशन नहीं है, यानी कि हर जगह ही शराब बेची जाए, हर जगह जो मांस की जो दुकानें हैं उनको खोलने की आज़ादी नहीं है। ये नहीं हो सकता एक मंदिर है और मंदिर के पास यदि अनेक दुकानें खुली हुई हैं, उनको आज़ादी का व्यापार कर सकता है, लेकिन वहाँ आप कोई मीट या जो मांस की है दुकान नहीं खोल सकते हो, उसमें प्रतिबंध किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो समाज के जो आदर्श हैं, जो नैतिकता है, उनके विरुद्ध है। मतलब कि वो व्यापार करने से यदि किसी दूसरे व्यक्ति आज़ादी छीन रही हो, दूसरे नागरिकों की आस्था या भावनाओं के ऊपर ठेस पहुंचा जा रही हो, तो सरकार उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 19(1) के तहत जितनी जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो दी गई थी नागरिकों को, उनका हमने एक एक करके अध्ययन किया और उस पर हमने चर्चा की। अब जो एक अनुच्छेद संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति, अनुच्छेद 19(1) में संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। 1978 द्वारा हटा दिया गया है, यानी संपत्ति का जो अधिकार भी इसमें दिया गया था और वो 44वां संशोधन 1978 के द्वारा वो हटा दिया गया। तो अब 19(1) के अंदर 6 अधिकार हैं स्वतंत्रता से संबंधित। अब ये ध्यान रखने वाले कि जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 19(1) में भी है और 31 में भी है। तो इनमें अंतर यह है कि 19(1) में है वो संपत्ति है जिसको हम अर्जित कर सकते हैं, जो मेहनत से कमा सकते हैं, और जो 31 के अंदर जो संपत्ति है वो संपत्ति जो पैतृक है, जो हमें विरासत में मिली है, यानी जमीन से संबंधित जो संपत्तियां वगैरह हैं वो उससे संबंधित है। तो इन दोनों को हटा दिया गया है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 20। 19 के बाद में, यानी ये सारी जितनी अनुच्छेद 19(1) के अंदर जितनी भी स्वतंत्रताएं दी गई हैं ये सारी महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से यहीं से काफी क्वेश्चन आते हैं और एक सामान्य नागरिक के हैसियत से भी हमें समझना, संविधान को समझने में मदद मिलेगी कि हमें क्या क्या आज़ादी, कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी हुई हैं। तो 19(1) जो है वो काफी महत्वपूर्ण है नागरिकों के लिए, उनको आज़ादी दी गई है। अब 19 जो ये 19(1) को, अनुच्छेद 19 को, अनुच्छेद 19 को आपातकाल के अंदर हटाया नहीं जाएगा। यानी जैसे विदेशी जो आपातकाल, ऐसी स्थिति जैसे कि विदेशी आक्रमण हो, विदेशी आक्रमण या युद्ध की स्थिति हो, तब 19 को हटाया जा सकता है, तब तो 19 को हटाया जा सकता है।
लेकिन यदि देश के अंदर कोई अशांति भंग हो गई हो, देश के अंदर कोई शस्त्र विद्रोह हो गया हो, और तब यदि इमरजेंसी लगी है, तब इसको हटाया नहीं जाएगा। ये भी 44वां संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 में प्रावधान किया गया कि देश के अंदर, देश में जो शस्त्र विद्रोह या अशांति की स्थिति में इसको हटाया नहीं जाएगा। 19(1) जो है, अनुच्छेद 19(1) को हटाया नहीं जाएगा। तो आपातकाल के अंदर ये स्थिति है कि यदि देश के ऊपर विदेशी आक्रमण हो जाए या बाहरी देशों से कोई युद्ध हो जाए, तो उस स्थिति में तो 19 को हम हटा देंगे। लेकिन देश के अंदर यदि कोई शस्त्र विद्रोह हो जाए, कोई अशांति फैल जाए, और फिर हमें इमरजेंसी आपातकाल लगाने की यदि राज्य को जरूरत पड़े, तो उस स्थिति में अनुच्छेद 19(1) है वो हटेगा नहीं, वो लागू रहेगा। इसके अंदर जितनी 6 स्वतंत्रता दी गई है वो नागरिकों को मिलेंगी। ये जो व्यवस्था की थी वो 44वां संविधान संशोधन 1978 में की गई थी, इससे पहले ये व्यवस्था नहीं थी। यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर अनुच्छेद 359 में संशोधन किया गया था। संशोधन के द्वारा इस बात को जोड़ा गया था। अभी उसके आगे अनुच्छेद 20 स्वतंत्रता का जो अधिकार है 19 के, उसके बाद में अनुच्छेद 20 आजादी देता है, स्वतंत्रता देता है उस नागरिक को जिसको कोर्ट ने एक दोष सिद्ध कर दिया हो, जिसको कोर्ट ने अपराधी ठहरा दिया गया हो। यानी दोष सिद्ध की अवस्था या जो अपराधी घोषित होने पर अनुच्छेद 20 है वो आजादी देता है। तो मान लो कोई व्यक्ति, कोर्ट ने किसी व्यक्ति को ये घोषित कर दिया कि ये अपराधी है और ये इसको सजा होगी, उसके बाद में भी संविधान है वो उस अपराधी को कुछ अधिकार प्रदान करता है। पहला ये है कि जो उस व्यक्ति को, जो अपराधी है, उसे सजा उसी कानून के तहत होगी जिस वक्त उसने अपराध किया था। यानी एक व्यक्ति ने देश के अंदर कोई अपराध किया है और उस अपराध करते समय उस समय जो कानून कौन सा है, कानून जो बना हुआ था उस कानून के तहत ही सजा होगी। यानी कानून के तहत ही दंड दिया जाएगा, यानी उसके दंड दिया जाएगा उसी कानून के तहत जिस वक्त ये कानून लागू था उसने अपराध किया। आगे और पीछे कानून से कोई नहीं। और ये सिर्फ अपराधी प्रवृत्ति, जो अपराध हैं, जो फौजदारी मामले हैं उन्हीं में होता है, सिविल मामले में ऐसा नहीं होता है। दूसरा जो अपराधी को अधिकार दिया गया है, जो अपराधी है उसको दूसरा अधिकार दिया गया है कि वो अपने जो विरुद्ध, यानी कि कोई भी न्यायालय या कोई पुलिस संस्था है वो उस व्यक्ति को मौखिक या लिखित रूप में, मौखिक या लिखित रूप में खुद के विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। खुद के विरुद्ध गवाह नहीं बनाया जा सकता, गवाह नहीं बनाया जा सकता। कोई भी संस्था हो, चाहे पुलिस संस्था हो, चाहे न्यायपालिका हो, न्यायालय वगैरह जो भी हो, किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकती है कि वो अपने खुद के विरुद्ध खुद की गवाही दे, चाहे वो लिखित हो चाहे मौखिक हो। लेकिन इसके बाद जैसे कि कोई सिविल मैटर है, सिविल या कर से संबंधित कोई मामला आ गया, कोई मामला सिविल या कर से संबंधित आ गया, तो उसमें यदि न्यायपालिका संस्थाओं को जरूरत पड़े तो वो उनका अंगूठे का निशान ले सकती है, अंगूठे हस्ताक्षर भी उनसे ले सकती है, या उनके जो ब्लड है, खून की जांच भी की जा सकती है। लेकिन ये सिर्फ सिविल और जो कर से संबंधित मामले हैं उन्हीं में ऐसा हो सकता है। आपराधिक मामलों में मौखिक और लिखित रूप से किसी भी अपराधी को बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो अपने खुद के विरुद्ध गवाही दे। उसके बाद में 3 ये है
कि अपराधी को ये अधिकार है, यानी जो अपराधी है उसको अधिकार है कि वो अपने पसंद के जो वकील है, पसंद के वकील से वार्तालाप कर सकता है, वार्तालाप कर सकता है, पसंद के वकील से वार्तालाप कर सकता है। और वो मतलब कि उसे उसके अंदर जो न्याय जो सिस्टम है उसके अंदर प्रताड़ित तो न करे, ये इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है। तो ये 2 सिद्ध के बाद में 3 प्रकार के जो हैं वो अधिकार प्रदान किए गए हैं। उसके बाद में अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 काफी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद जो 21 है वो काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 21 ये नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करता है, यानी नागरिक और व्यक्तियों को ये स्वतंत्रता प्रदान करता है। और ये स्वतंत्रता जब भारत का मूल संविधान बना था तब इसके अंदर थी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता कि प्रत्येक नागरिक या व्यक्ति को अपने प्राण या शरीर की रक्षा करने की आजादी है। जो प्रत्येक नागरिक हैं उनको आजादी है कि वो अपने प्राण या शरीर की रक्षा करे। तो अपने प्राण या शरीर की रक्षा करने की प्रत्येक नागरिक को आजादी है, ये मूल संविधान के अंदर था। लेकिन उसके बाद में जो मेनका गांधी का मामला हुआ, मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला हुआ, भारत संघ का जो मामला है, मामला 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ का एक मामला हुआ था। और उसके अंदर इस प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता को बढ़ा करके सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें कर दिया गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, यानी गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार कर दिया गया। पहले सिर्फ प्राणों की और शरीर से संबंधित रक्षा से थी, एक उसके बाद में कर दिया कि हर नागरिक को यह अधिकार है कि वो गरिमा के साथ, इज्जत और सम्मान के साथ जीवन है वो जी सकता है। इसमें मेनका गांधी जो केस था ये हुआ था कि मेनका गांधी विदेशों में भ्रमण करने के लिए जाना चाहती थी, और जो विदेशों में भ्रमण करने की जो आज़ादी है वो अनुच्छेद 21 में मिलती है। अनुच्छेद 21 के तहत ये आज़ादी है कि कोई व्यक्ति विदेशों में भ्रमण कर सकता है। उस समय की जो तत्कालीन जो सरकार थी, भारत सरकार थी, उन्होंने इनके मेनका गांधी के पासपोर्ट को जब्त कर लिया और उन्हें बाहर जाने से रोक दिया। तब उन्होंने कोर्ट के अंदर रिट लगाई अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत, और फिर कोर्ट ने एक आदेश दिया, अनुच्छेद 21 के तहत ये आदेश दिया कि हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति बाहर घूमने जाना चाहता है तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। जितनी भी सुविधाएं दी गई हैं देश नागरिक को, जितनी भी सुविधाएं दी गई है वो सारी सुविधाएं अनुच्छेद 21 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 21 एक बहुत लंबा चौड़ा अनुच्छेद बन गया है। इसमें सबसे ज्यादा संशोधन हुए हैं और न्यायपालिका के भी काफी जो आदेश हैं वो इसके अंदर जुड़ते जा रहे हैं, यानी काफी आदेश न्यायपालिका जुड़े हैं। तो ये अनुच्छेद है वो काफी एक लंबा चौड़ा और विस्तृत अनुच्छेद हो गया है। इस अनुच्छेद के तहत इसके अंदर क्या है, एक विधि की प्रक्रिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी ये अनुच्छेद है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण करता है, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उस सिद्धांत का अनुसरण करता है जो जापान से लिया गया था। जापान से लिया गया था विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उसका अनुसरण कर रहा है अनुच्छेद 21। इसका मतलब है कि पहले कोई कानून बनाए, यानी संसद है, कोई विधि बनाए, कोई कानून बनाए और उस विधि के अनुसार ही नागरिकों के अधिकारों को छीना जा सकता है या उनके अधिकारों को बढ़ाया जा सकता है। कार्यपालिका अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती है और नई विधायपालिका वैसे कर सकती है। और अभी इसी की स्थिति ये है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दो विधि जो शब्द है, यदि ये क्वेश्चन है कि विधि शब्द अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत विधि शब्द का मतलब है नैसर्गिक न्याय। अनुच्छेद 21 की बात हो रही है तब अब ये कहेंगे विधि शब्द का मतलब है नैसर्गिक न्याय। नैसर्गिक न्याय मतलब कि प्राकृतिक न्याय, कि हर व्यक्ति को प्रकृति ने जो न्याय दिया गया, जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वो देश के ऊपर लागू होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक न्याय के, इसका मतलब ये हुआ कि संसद
कभी भी किसी भी हालत में अनुच्छेद 21 में जो सुविधाएं दी गई हैं नागरिकों को वो छीन नहीं सकती है। यदि संसद ये प्रयास करे कि अनुच्छेद 21 में दी गई सुविधाओं को छीनने का, तो उन्हें अनुच्छेद 14, 19 और 21 में संशोधन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 21 के अंदर तो हम ये देखें कि अनुच्छेद 21 में है क्या। अनुच्छेद 21 में क्या है, तो इसको देखने सबसे यानी कि बहुत ज्यादा इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रावधान दिए हुए हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मनुष्य के यानी नागरिक को जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो जीविकोपार्जन की हो, हथकड़ी न लगाने की जो हो, जैसे त्वरित जल्दी से न्याय करने से संबंधित हो, यानी बहुत सी ऐसी सुविधा हो, यानी जो ज्यादा शोर हो रहा हो तो उसके विरुद्ध भी हमें अधिकार प्रदान किए गए हैं। एक स्वस्थ पर्यावरण में जीवन जीने से संबंधित यानी ऐसी बहुत सी सुविधाएं हैं। नींद लेने का जो अधिकार है वो इसके अंदर प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से सुविधाओं की दृष्टि से देखा जाए कि जो सुविधाएं प्रदान की गई है वो सारी नागरिकों को अनुच्छेद 21 में प्रदान की गई है। अब स्वतंत्रता का जो अंतिम है अधिकार अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 22 है, ये भी नागरिकों को दी गई स्वतंत्रता से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि यदि किसी व्यक्ति को भी कोई व्यक्ति है उसको हिरासत में लेना हो या उन्हें गिरफ्तार वगैरह करना हो, उससे संबंधित ये प्रावधान करता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो प्रकार के सिस्टम होते हैं। किसी व्यक्ति को एक तो हिरासत में लिया जाए, तो इसमें यह होता है कि कोई व्यक्ति को हिरासत में कब, यानी किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया हो तो अपराध करने के बाद में उसको हिरासत में लिया जाए तो दंडात्मक कार्रवाई होगी, यानी वो होगी दंडात्मक कार्रवाई कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तब सरकार ने उसको हिरासत में लिया गया है उस अपराध करने के बाद, तो ये दंडात्मक कार्रवाई होगी। और एक होता है निवारक कार्य। निवारक मतलब क्या हुआ कि पूरे देश के अंदर कहीं भी किसी भी ये संदेह हो जाए किसी व्यक्ति की वजह से आगे दंगे होने के चांस हैं या समाज के अंदर अराजकता या कोई बहुत बड़ा विद्रोह फैलने के आसार हैं, तो सरकार उन्हें अरेस्ट कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन ये ध्यान रहे सरकार को उस व्यक्ति को बताना होगा कि आपको इस आधार पे गिरफ्तार किया जा रहा है, और उसके बाद में हम इसको 3 महीने तक रख सकते हैं। गिरफ्तारी 3 महीने तक होगी, और 3 महीने से ज्यादा यदि गिरफ्तारी करने की वो ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए, ऐसी स्थितियां आ जाए कि 3 महीने से ज्यादा उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, तो उसके लिए बोर्ड बैठाया जाएगा और बोर्ड में न्यायपालिका के जो सदस्य होंगे और वो डिसाइड करेंगे इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है या नहीं करना है, और उनको पूरी सुविधा दी जाएगी। वो अपने पसंद के वकील से बात कर सकते हैं और किसी प्रकार का उसके ऊपर एक प्रताड़ना से संबंधित वो प्रभाव नहीं छोड़ा जाएगा राज्य के द्वारा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने स्वतंत्रता के जो अनुच्छेद 19 से 22 तक जो अधिकार प्रदान किए गए थे नागरिकों को, उनका हमने इस वीडियो में अध्ययन कर लिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है परीक्षा की दृष्टि से। इससे संबंधित एक भी क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम, चाहे वो RS से संबंधित हो, चाहे वो किसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पुलिस या किसी भी संबंधित से जिससे टॉपिक हो, इस टॉपिक से बाहर, इस जो वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से 1 बार 2 बार 3 बार देखें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट डालें। यदि आपकी कोई क्वेरी हो, कोई समस्या हो तो हमें अवगत कराएं ताकि हमें उन समस्याओं को एक अलग वीडियो में उनका हल करें। थैंक यू, धन्यवाद।